सागर प्रदूषण का शिकार हो रही है। आज नहीं तो कल इसके अस्तित्व पे भी बड़ा संकट आने वाला है। तो एक तो ये पृष्ठभूमि थी कि हमें लगा कि जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास जो नदी बहती है, उस नदी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करें। साथ ही हम इसको एक राष्ट्रीय अभियान भी बनाना चाहते थे कि जिस तरह हमने अपनी नदी के प्रति चिंता जताई है, हम चाहते थे कि अलग-अलग प्रदेशों के प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, नदी प्रेमी, जल प्रेमी, वो भी इस यात्रा में शिरकत करें, वो भी इस यात्रा में अपना सहयोग दें और इस यात्रा में वो भी अपने अनुभव साझा करें, वो भी सीखें कि नदियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, नदियों के प्रति हमारी पुरानी पीढ़ियों का, हमारे अग्रजों का किस तरह का सेवा भाव था, पवित्र भाव था और हमारी पीढ़ी ने इन नदियों को क्यों खराब हो जाने दिया। तो करीब 9-10 राज्यों के कुछ साथी भी हमारे इस अभियान में शामिल हुए थे, जिनमें कुमार कलानंद मणि जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने बहुत शिद्दत से काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स भी लिए थे, लोगों से भी बातचीत की थी और बहुत सक्रिय सदस्य के रूप में मणि जी भी जुड़े थे। तो मैं आज चाहूँगा कि पहले थोड़ा-सा मैं इस यात्रा पे प्रकाश डालूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब जो मुद्दे छूट जाएँगे मेरे से, उनको डॉक्टर साहब कवर करेंगे और हम दोनों से जो कुछ छूट जाएगा उसको अनुभवी अग्रज के रूप में मणि जी कवर करेंगे। और उसके बाद अगर कोई प्रश्न किसी साथी का कोई होगा, तो वो प्रश्न भी आप कर सकते हैं। ये यात्रा हम लोगों ने ये तय किया था कि हम 3 चरण में इस यात्रा को करेंगे और इस यात्रा का पहला चरण जो हम लोगों ने पूरा किया है 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच में, इसमें हमने लगभग पहले 200 किलोमीटर उद्गम से पहले वो 200 किलोमीटर नदी के कवर किए हैं, जहाँ नदी पे सबसे ज़्यादा खतरा है। वो इसलिए जब नदी छोटी होती है उद्गम के आसपास, चाहे अमरकंटक है, चंबल है या बेतवा है, उद्गम के आसपास इतनी छोटी है जैसे नल की टोटी से पानी जितना निकलता है, उतना पानी नदी के उद्गम से निकलता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो आगे बढ़ती रहती है, उसमें कुछ सहायक नदियाँ अपना जल उड़ेलती रहती हैं, तो इससे नदी थोड़ा बड़ी होती है और बड़ी नदी पे संकट भी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी तरह से बेतवा नदी की भी लगभग शायद 14 या 15 सहायक नदियाँ हैं, प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं और मध्य प्रदेश में ही वो मिल जाती हैं बेतवा में। जैसे कलियासोत और कोलार तो बिल्कुल उद्गम के 15-20 किलोमीटर बाद ही भोजपुर के आसपास, भोजपुर से थोड़ा पहले बेतवा में मिलती है। इसी तरह से थोड़ा आगे चल के हलाली नदी मिलती है। हलाली सबसे लंबी नदी है जो बेतवा में मिलती है। और इसी तरह से 2-3 नदियाँ ऐसी भी हैं जो यूपी और एमपी से बहती हैं, क्योंकि बेतवा जो है, ये प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नदी है। इसकी कुल लंबाई जहाँ से ये निकलती है रायसेन जिले में भोपाल के पास से, झीरी नामक जगह से, वहाँ से लेके और हमीरपुर जिले में जहाँ ये यमुना में मिलती है, इसकी लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। इसका जो कैचमेंट एरिया है, जल संग्रहण जो क्षेत्र है, वो लगभग 46,000 स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा, कह सकते हैं लगभग 70% हिस्सा मध्य प्रदेश में आता है और लगभग 30% के आसपास हिस्सा इसका नदी का उत्तर प्रदेश में आता है। इस नदी की व्यवस्था के लिए और अगर मैं इसको कहूँ सरकारी व्यवस्था के लिए भारत सरकार,
उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलके एक ट्राईपार्टाइट जिसको बोलते हैं, एक बेतवा रिवर बोर्ड भी बनाया है, जिसका झांसी में जिसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य के रूप में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार हैं। वही बोर्ड आजकल तय करता है कि नदी पे कहाँ डैम बनाया जाएगा, नदी की किस तरह से नदी के पानी का आपसी बंटवारा होगा। तो ये तो एक बेतवा के बारे में एक मोटी-मोटी बात। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, और बाकी डॉक्टर साहब उसको कवर करेंगे, डॉक्टर गर्ग, क्योंकि उन्होंने तो बेतवा चौपाल नाम से एक किताब भी लिखी है, और उसमें उन्होंने बेतवा के पौराणिक महत्व की भी चर्चा की है। बेतवा के किनारे, क्योंकि जब हमने ये यात्रा शुरू की तो हम अध्ययनकर्ता के रूप में हमने काफ़ी ऐसे साथियों से भी चर्चा की, अ, जिन्होंने बेतवा का किसी न किसी रूप में बेतवा से वो जुड़े रहे, चाहे हाँ, सरकारी नौकरी के दौरान जब वो कल इंजीनियर थे, प्रेजेंटेशन है तो मेरे को। बेतवा के किसी बांध पे उनकी पोस्टिंग थी। कुछ ऐसे प्रकृति प्रेमी थे जो विभिन्न नदियों की जानकारी रखते हैं। तो हमने कुछ ये काम सब था आपको? सामग्री भी एडवांस में जुटाई, क्योंकि जब हम अध्ययन के लिए निकलते हैं, जब हम किसी शोध के लिए निकलते हैं, तो कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ भी हमें जुटानी चाहिए। वो काम हमने किया था। बेतवा पौराणिक नदी है। पुराणों में इसकी चर्चा है वेत्रवती नदी के नाम से, और कालिदास के प्रमुख ग्रंथ मेघदूत में भी इसका ज़िक्र आता है, और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और एक बहुत ज़रूरी बात कि क्यों पुराण में इसका ज़िक्र हुआ, उसका शायद ये भी कारण है कि बेतवा नदी के उद्गम के आसपास बहुत सारे शैलाश्रय हैं। शैलाश्रय का मतलब है कि जब आदि मानव ने पहली बार ये कल्पना की कि खुले जंगल में पेड़ों पे रहने की बजाय वो पत्थरों के घरों में क्या, गुफाओं में, कंदराओं में रहना शुरू किया, तो ऐसी मानव सभ्यता का पूरे विश्व में जो सबसे पहले विकास हुआ है, उनमें से एक जगह बेतवा के उद्गम स्थल के पास की है। उसको भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, और ये यूनेस्को की अ, उस तरह से संरक्षित साइट है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने, आदि मानव ने पत्थर की गुफाओं में अपने निवास बनाने शुरू किए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत भूमि पे जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसके पहले कदम बेतवा के उद्गम स्थल के आसपास आज भी मौजूद हैं। तो ये तो इस नदी का पौराणिक महत्व हुआ। अब आप ये देखिए कि ये नदी इतने लाख साल से पवित्र नदी के रूप में बहती चली आ रही है। लेकिन पिछले 50 साल में हमने इस नदी को भी, उसमें हम भी शामिल हैं, नदी के किनारे रहने वाले सब लोग, चाहे वो गाँव के लोग हैं, चाहे शहर के लोग हैं, उन्होंने मिल के इस नदी को इतना गंदा कर दिया कि हमको कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने इस यात्रा के दौरान ये बताया कि साहब 50-60 साल पहले ये हालत थी कि बेतवा में स्नान करने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते थे, और बेतवा की मान्यता थी कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग खत्म हो जाएगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि अगर हम बेतवा में स्नान कर लें, तो स्वस्थ व्यक्ति को भी चर्म रोग हो जाएगा। कितनी कितनी चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की है कि भोपाल, जहाँ से 30 किलोमीटर दूर से ये नदी निकलती है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल के ज़्यादातर लोगों को आज भी ये मालूम नहीं है कि उनके शहर से 20 किलोमीटर दूर ये नदी निकलती है। मुझे दुःख है जब मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने भोपाल की प्रबुद्ध जमात से, बड़े बुजुर्ग लेखकों से, कुछ गांधीवादियों से
चर्चा की बेतवा उद्गम की, तो उन्होंने मुझे पूछा कि बेतवा का उद्गम कहाँ है, किधर है, हम तो कभी नहीं गए। तो ये आता है कि जब प्रबुद्ध जगत को ही पता नहीं कि उनकी नदी कहाँ से निकल रही है, तो फिर हम आम नागरिक की क्या बात करें, सरकार की क्या बात करें। तो इस पृष्ठभूमि में हम लोगों ने ये बेतवा यात्रा शुरू की थी। इसमें मैंने बताया कि 8-10 राज्यों के 50 से ज़्यादा प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी अपने-अपने खर्च से बचे थे, वो बचे थे। और ये पूरी यात्रा, इसके लिए ना सरकार से कोई फंड लिया, ना किसी कंपनी से फंड लिया, ना किसी उद्योगपति से कोई फंड लिया। ये पूरी यात्रा, जिसमें हर समय लगभग 100 के आसपास यात्री रहे, और कहीं-कहीं तो जैसे विदिशा में, गंज-बासौदा में तो ये संख्या कई सौ तक भी होगी। पूरी यात्रा का रात को रुकने का खर्च, 3 टाइम के भोजन का खर्च, जो इसमें कुछ वाहन लगे उनका खर्च, पूरी तरह से जन सहभागिता से हुआ। तो एक तरह से ये हम लोगों का एक जन सहभागिता का भी प्रयोग था, जिसमें केवल जनता के सहयोग से किसी ने 2 दिन का लंच सारे यात्रियों का बना के भेजा, किसी ने 1 रात रुकने की व्यवस्था कहीं की, किसी ने दूसरी रात रुकने की व्यवस्था की। और बाद में तो ये स्थिति हो गई कि कहीं-कहीं तो 2-3 प्रस्ताव थे कि हम हमारे गाँव में रुक लीजिए, या हमारे मंदिर में रुक लीजिए, हमारी धर्मशाला में रुक लीजिए, हमारे छोटे से होटल में रुक लीजिए, ये स्थिति भी आई। तो इस तरह से तो ये एक बहुत अच्छा हम लोगों का प्रयास रहा, बहुत सुखद इसके रिज़ल्ट रहे। अब मैं उन दुखद पहलुओं की बात थोड़ी-सी करूँगा, जो हमने इस यात्रा के दौरान महसूस की। सबसे पहले तो बेतवा का जो उद्गम स्थल है, ये क्योंकि आदिवासी गाँव से लगा हुआ है, झिली गाँव से, रायसेन जिले के, वहाँ एक बहुत पुराना कोई झोपड़ी-नुमा, उसको मंदिर भी कैसे कहा जाए, एक ऐसा कच्ची-पक्की ईंटों का एक छोटा-सा, बहुत छोटा-सा स्ट्रक्चर था, जिसको सामान्यतः लोग रात के समय वहाँ दारू पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये स्थिति बेतवा के उद्गम स्थल की। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये तय किया कि ग्राम सेवा समिति भोपाल, जो संस्था इस यात्रा की प्रमुख प्रायोजक थी, उन साथियों ने ये तय किया कि सबसे पहले तो हम बेतवा उद्गम स्थल की साफ-सफाई करेंगे यात्रा शुरू करने से पहले, और यात्रा शुरू करने वाले दिन भी अ, उसको हम आगे बढ़ाएँगे श्रमदान के माध्यम से। तो वहाँ जो भी वो झोंपड़े-नुमा स्ट्रक्चर था, उसका अच्छा-सा रंग-रोगन किया गया, साफ-सफाई की गई, कुछ पौधे वहाँ रोपे गए, क्योंकि वो पूरा जंगल का इलाका है चारों तरफ से। और वहाँ पे साफ-सफाई रखने के लिए, नदियों के महत्व को दर्शाने के लिए हम लोगों ने कुछ स्लोगन, छोटे-छोटे 2-2 पंक्ति की दोहे टाइप भी वहाँ पे लिखवाई, एक पेंटर को बुला के। उसका अच्छा नतीजा ये हुआ कि यात्रा के 1 साल बाद भी वो स्थल, जहाँ पे सब लोग ये दारू की बोतलें छोड़ के जाते थे, नमकीन के पैकेट और खाली प्लास्टिक के गिलास, कूड़ा-करकट फैला हुआ था। जब से ये साफ-सफाई हुई है हमारी इस यात्रा के दौरान, उसके बाद किसी ने वहाँ पे कूड़ा-करकट नहीं डाला, और अब वहाँ पर्यटक भी बहुत शालीनता के साथ जाते हैं, और वो साफ-सफाई जो हमने 1 साल से पहले वहाँ की थी, वो अभी भी बरकरार है। तो ये भी एक अच्छी सूचना मैं आप सबसे साझा करना चाहूँगा कि कोई भी काम निष्काम भाव से अगर हम शुरू करते हैं, तो उसका अच्छा फल होता है। अब बेतवा के अस्तित्व पे आने वाले संकट के बारे में हम लोगों ने 5-6 ऐसे तत्वों की पहचान की इस यात्रा के दौरान, जिन्होंने बेतवा को हद से ज़्यादा प्रदूषित कर दिया। सबसे पहले तो जहाँ से बेतवा का उद्गम है,
उसके थोड़ा आगे से कोलार नदी के ऊपर बने कोलार बांध पे एक जल शोधन यंत्र है सरकार का, जो भोपाल के निवासियों को कोलार का पानी साफ करके पीने के लिए भेजता है। दुर्भाग्य से इसका जो कचरा निकलता है, इसका जो रासायनिक कचरा निकलता है, वो बिल्कुल बेतवा के उद्गम के पास एक छोटे से नाले से आके बेतवा नदी में मिलता है। तो इस मामले में शायद ये भारत की सबसे अभागी नदी बन गई है या बना दी गई है सरकार द्वारा, कि इसमें जल शोधन संयंत्र का कचरा उद्गम पे ही मिल जाता है, जो मछलियों के लिए बहुत खतरनाक है। और गांव के लोग इसका पानी नहीं पी सकते, इसके जो आगे जो गांव हैं, बेतवा के कुछ आगे जो गांव हैं, क्योंकि ये पानी गंधाता है, इसमें इसमें तरह तरह के केमिकल्स की बदबू आती है। तो अ, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि उद्गम पे ही इस नदी को ये हमारा दुष्कर्म झेलना पड़ रहा है। करीब 10-15 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो फरवरी के महीने में, क्योंकि इस बेतवा के दोनों किनारों पे आजकल गेहूं उगाना शुरू कर दिया। पहले गेहूं नहीं होता था इस इलाके आज मत देखो, कल में। मज़ा अब नहीं आया गेहूं की वरना। खेती वो में कल इतना तुम्हारे यहाँ आ रही पानी थी क्या? हमारी मर चुकी। किसान बेतवा के किनारे के खींचने क्या लगे कर रहे हो? कि वो कुछ काम इसके था? पूरे पानी को नहीं ऐसे ही आ गया बिजली तो के मैंने पंप कहा लगा के देखा क्या फरवरी बात में है। खींच लेते हैं, और बैठना हो फरवरी बैठो, में ये नदी सूख जाती है। पर लेकिन अपने आज देख उद्गम लोगे तो से मज़ा 15 नहीं आएगा। किलोमीटर दूर जाके ही कभी साल भर बहने वाली नदी, ये काम गांव वाले किसान कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नदी को 15-20 किलोमीटर आगे जाके ही फरवरी में सुखा देते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी में गेहूं को पानी चाहिए। वो सारा हर किसान एक पाइपलाइन डाल के वो पूरा पानी इसका निकाल लेते हैं। तो ये एक दूसरा दुखद पहलू सामने आया। तीसरा, लगभग 20-25 किलोमीटर दूर जाने के बाद भोजपुर से थोड़ा पहले मंडीदीप में जो औद्योगिक नगर बसाया है भोपाल के पास, वहाँ के उद्योगों का कचरा कलियासोत नदी में मिलता है। और कलियासोत नदी भोजपुर से थोड़ा सा पहले जाके इस सारे उद्योगों के कचरे को नन्ही सी बाल बेतवा में उड़ेल देती है। तो ये एक तीसरा प्रहार इस नदी पे हुआ। आप देखिए, उद्गम से 25 किलोमीटर चलने में इस नदी के ऊपर 3 बड़े संकट। एक संकट सरकार ने अपने जल शोधन संयंत्र का कचरा इसमें डाल दिया। उसके थोड़ा सा आगे चलें, 4-5 किलोमीटर आगे चल के किसानों ने अंधाधुंध पानी निकाल के नदी को सुखा दिया। और जब इसमें कलियासोत मिलके थोड़ा सा पानी बढ़ाती, तो उस पानी में मंडीदीप के उद्योगों ने अपना औद्योगिक कचरा मिला दिया। तो कलियासोत में पानी इतना प्रदूषित है, उसने बेतवा का ही दम घोट दिया। पहले अपना दम घोटा और फिर बेतवा का दम उसी पानी से घुट गया। भोजपुर, जो राजा भोज की नगरी लोग कहते हैं, भोपाल का नाम भी पहले भोजपाल था, और भोजपुर में बहुत बड़ा शिव मंदिर है। हजारों भक्त वहां पे आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वो सारे भक्त भी वहां पे पिकनिक मनाते हैं और पूजा पाठ का भी कचरा वहां पे डालते हैं। तो चौथा, ये पिकनिक वालों का और ये पूजा पाठी लोगों का कचरा, ये भोजपुर से शुरू हो जाता है बेतवा में मिलना। ये चौथा बेतवा को नष्ट करने वाला कचरा, ये धार्मिक लोगों ने, जो कर्म कांडी होते हैं, दुनिया भर का भंडारा करते हैं, और भंडारे के बाद सारी झूठन नदी तक पे फेंक जाते हैं, जो हवा से उड़ के सब नदी में मिलती है। तो एक तरफ नदी की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ नदी को गंदा करते हैं। ये दोगलापन भारतीय संस्कृति का बिल्कुल साफ साफ दिखाई दिया हम लोगों को इस अध्ययन यात्रा में। इसके बाद नदी को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा अपने आप को वो साफ करने की कोशिश करती है।
विदिशा पहला बड़ा शहर नदी के किनारे आता है उद्गम के बाद। विदिशा शहर का जितना भी सीवेज है, गंदा सीवेज, वो एक नाले के माध्यम से इस नदी में गिरता है और उस नाले को चोर नाला बोलते हैं। लेकिन वो इतना खतरनाक नाला है कि उसके पास तो आप जा ही नहीं सकते। करीब आधा किलोमीटर दूर से उसकी बदबू आने लगती है और थोड़ा और पास जाके देखते हैं तो उसमें से, उसके पानी में ऐसे झाग से बुलबुले और झाग उठते रहते हैं, जैसे कोई किसी ने मतलब टनों सर्फ घोल दिया हो पानी में। वो इतना गंदा पानी उसका है कि वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बुलबुले उससे निकलते हैं, उसी की बदबू पूरे वातावरण में फैलती है। और मजे की बात देखिए, कुछ किसान इसी पानी से सब्जियां उगाते हैं, गोभी वगैरह की खेती करते हैं, क्योंकि इस पानी से गोभी बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है और उस गोभी में कितने गंदे तत्व, कितने हैवी मेटल्स जहर के रूप में लोग खा रहे हैं, वही गोभी भोपाल और विदिशा में बिकने जाती है। हमारे यात्रियों ने, सहयात्रियों ने जब ये देखा कि गोभी किस तरह से बन रही है, आगे की यात्रा में इतना मन खराब सबका हो गया, सबने सब जगह अनुरोध किया कि कृपया गोभी की सब्जी मत लाइए, ना लंच में ना डिनर में। तो अगर हम देख लें कि हम क्या खा रहे हैं, तो शायद हमको उल्टी हो जाए। इस हद तक हम अपने प्रति लापरवाह हो गए हैं। अपनी नदियों के प्रति तो संवेदना क्या व्यक्त करेंगे जब हम खुद के भोजन के प्रति इतने लापरवाह हो गए। तो एक ये ये जो सीवेज को नदियों में डालने की परंपरा है, दिल्ली में यमुना का हाल उसी से खराब हुआ है। और क्योंकि बेतवा बहुत छोटी नदी है, विदिशा तक आते आते भी, तो वो तो और ज़्यादा खराब हो गई है। कभी विदिशा में इसी बेतवा के किनारे ये माना जाता है कि भगवान राम भी आए थे, चरण तीर्थ वहाँ पे है। तो हमने ऐसी जगहों को भी कि राम एक तरफ राम मंदिर बना रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ जहाँ राम आए थे वहाँ नदियों का बंटाधार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना, बड़ा दोगलापन हमारे समाज का सामने आया। इसके लिए कोई सरकार ही नहीं, हम सब दोषी हैं, हम सब नागरिक इसके लिए दोषी हैं। एक और प्रदूषण हमको इसमें देखने को मिला नदी में, वो था, जैसा कि मैंने बताया, दोनों तरफ धान की खेती होती है या इसके गेहूं की खेती होती है और उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड आजकल छिड़का जाता है। तो क्योंकि ढलान है दोनों किनारों पे, तो वो सारा पेस्टिसाइड जमीन में मिलके बारिश होते ही पूरा नदी में आ जाता है। और जब खेतों के बीच से नदी ये गुजरती है, तो वहाँ भी आप खड़े नहीं हो सकते। वो पूरे कीटनाशक जैसे मिट्टी में आके घुल जाते हैं और भयंकर बदबू देते हैं। तो कुल मिला के इतने प्रदूषणकारी तत्व बेतवा के पहले 100 किलोमीटर में हमको मिले, जिन्होंने बेतवा को लगभग नष्ट कर दिया। बस 2 चीज़ें, क्योंकि इस यात्रा में हम लोगों ने जन जागरण भी किया था, तो रास्ते में जितने भी गाँव पड़े, वहाँ के ग्रामवासियों के साथ और विशेष रूप से बच्चों के साथ हम लोगों ने, स्कूली बच्चों के साथ सब जगह संवाद किए। और उस संवाद में सबसे अच्छी बात ये आई, जब बड़े लोगों से बात करते थे तो वो तो कहते थे हम क्या करें, फैक्ट्री ने गंदा कर दी, सरकार इसको साफ करे। लेकिन बच्चे हमेशा कहते थे कि हम पूछते थे नदी किसने खराब की, बच्चे कहते थे हम लोगों ने। कौन साफ करेगा, हम लोग। तो बस आशा की दीपक बच्चे हमको मिले। एक और प्रदूषण का मैं पॉइंट भूल गया हूँ। बीच बीच में कहीं कहीं पे नदी के बिल्कुल अंदर से रेत का उत्खनन भी बहुत बुरी तरह से हो रहा है, ट्रक के ट्रक। और नदी के आसपास का जो किनारा है उसके पेड़ भी काट देते हैं, जिससे नदी में रेत का कटान होता है, किनारों का कटान होता है। और वो भी नदी को बहुत मटमैला कर रही है, बहुत खराब कर रही है उत्खनन की प्रक्रिया। वो भी एक प्रदूषणकारी तत्व हम लोगों को देखने को मिला।
और एक बहुत अच्छा हम लोगों को लगा कि जब ये नदी गंज बासोदा में जाती है, गंज बासोदा एक कस्बा है, वहाँ पे श्रमदानी युवाओं ने एक समूह बनाया हुआ है और उसमें 15-20 युवक, कोई पढ़ता है, कोई नौकरी करता है, कोई छोटा-मोटा व्यापार करता है, ये लोग रोज़ाना सुबह जाके अपने घाटों की सफाई करते हैं। तो पूरे रास्ते में केवल हमको गंज बासोदा ऐसी जगह मिली, या फिर विदिशा के लोग भी अपनी-अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने तो श्रमदान शुरू ही किया था। लेकिन यहाँ पे गंज बासोदा में युवाओं ने ये कमान सँभाली है, उनको नगर पालिका भी अब कुछ सहयोग कर रही है। तो इस पूरी यात्रा में 2 अच्छे बिंदु हम लोगों को ये भी मिले कि विदिशा और गंज बासोदा के नागरिक चिंतित हैं, लेकिन वो भी इतनी गंदी हो चुकी बेतवा को अकेले दम साफ नहीं कर सकते, उसको प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते। वो भी लाचार हैं। हम लोगों ने सरकार से भी सिफारिश की है, नागरिकों से भी सिफारिश की है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने फेसबुक पे, ट्विटर पे भी इसके बारे में लिखा और नेशनल एक्सप्रेस अखबार दिल्ली ने इस पूरी यात्रा का विवरण सचित्र लगातार सीरीज के रूप में 10 लेखों के रूप में छापा है। जो लोग उसको पढ़ना चाहेंगे वो मुझे या राम बाबू तिवारी को अनुरोध कर सकते हैं। हम उनको वो ब्यौरा भी दे देंगे। जो चीज़ें हमारे बताने से छूट गई होंगी वो शायद उसमें भी मिल जाएँगी। इसी के साथ मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ-जहाँ से भी जुड़े हैं, अपने-अपने क्षेत्र की छोटी और मध्यम दर्जे की नदियों को आप ज़रूर संरक्षित बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अब डॉक्टर सुरेश गर्ग जी के पास जाता हूँ। दीपक अग्रवाल कुछ पूछना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले गर्ग साहब और मणि जी को भी थोड़ा-थोड़ा सुन लिया जाए, उसके बाद हम कोई प्रश्न करेंगे। हो सकता है अभी के प्रश्नों का उत्तर गर्ग साहब या मणि जी से मिल जाए। तो मैं गर्ग साहब से अनुरोध करूँगा कि जो चीज़ें छूट गई हैं तो उनको कृपया ज़रूर। सर मेरा कोई प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न था थोड़ा सा जो बैतवा पे डॉक्टर शालिनी सिंह जी हरपालपुर से हैं, ये काम कर रही हैं, तो थोड़ा शालिनी सिंह अगर सुन रही हो तो अपना प्रश्न रख दें, फिर उसके बाद जैसा समय मिलेगा तो बातचीत होती ये रहेगी। हम बाद में करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। पहले जिस जिस लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है वो हो जाने दीजिए। उसके बाद हम सबको मौका देंगे। तो मैं डॉक्टर गर्ग से अनुरोध करूँगा कि सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय गांधी, जय बेतवा। सबसे पहले तो डॉक्टर राम बाबू जी तिवारी का मैं आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो इस बहुत राष्ट्रीय स्तर के और जनजीवन से जुड़े कार्य के लिए वो इस युवा अवस्था में वो ये लोग मिलकर जो है इस पर अध्ययन कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं और उस पर उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर पालीवाल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो जो हेलो जी हाँ डॉक्टर साहब। समझ आइए। हाँ, जो बेतवा यात्रा शुरू हुई थी उसको उसका बिल्कुल क्या उद्देश्य था, उससे क्या हमको वैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से वहाँ क्या क्या अध्ययन करने को मिला, उसका 5 बिंदुओं पर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उसकी जो हमें चिंता करने वाले जो बिंदु मिले उनकी भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। कहाँ कुछ अच्छा मिला उसके बारे में भी जानकारी दी। जहाँ तक बेतवा का, मेरे ख्याल से जिस ढंग से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरी
बात को रखा है उसमें बहुत कम बात अब बताने को बचती है, लेकिन फिर भी जो मेरी जानकारी है, क्योंकि बिल्कुल सतत रूप से 21 वर्ष से विदिशा में 11 जनवरी 2003 से एक दिन बिना नागा के विदिशा में बेतवा पे श्रमदान शुरू हुआ। एक बेतवा उत्थान समिति बनी और उससे मैं पहले दिन से उसको बना, जहाँ वो शुरू हुई उसकी कल्पना हुई, वहां से हम लोग उससे जुड़े रहे और आज भी वो निरंतर वहाँ 25-50 लोग रोज जाकर वहाँ उस बेतवा का ख्याल रखते हैं, सफाई करते हैं, वो चल रहा है। लेकिन उससे क्या मिला क्या नहीं मिला वो तो बहुत कठिन विषय है और इस पर पालीवाल साहब ने भी बताया कि जनता के बीच जब हम यहाँ 7 दिन तक रहे तो वहाँ सब तरीके के हम लोगों के विचार लोगों को जानने के मिले। तो लोग हताश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, क्योंकि हमारी हमारी सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से कोई इस तरह की कोई पहल नहीं है कि हम इन स्रोतों को महत्व दिया जाए। बताए आज जो है भौतिक समय में केवल तात्कालिक लाभ के लिए कि कैसे पानी का उपयोग हो कि हम फैक्ट्री में चला जाए, खेती में चला जाए या हम उसका उपयोग कर लें और हमको आर्थिक लाभ हो जाए, केवल ये उद्देश्य रह गया है। उसकी उसकी आत्मा को बचाने की, उसकी संस्कृति को बचाने की तरफ कोई ध्यान नहीं। बेतवा सभी को अब तो जानकारी है और होना चाहिए कि वो विंध्याचल पर्वत से के भाई जो है उसको पारियात्र पर्वत कहा गया है, जहाँ से ये निकली गई है उसके भाई को बताया पारियात्र पर्वत है इसका नाम। ऐसा मैंने अपने अध्ययन में पाया है। और वहाँ गंभीरा कूप के नाम से 5 छोटे छोटे कुंड हैं, कुएं की तरह, और ये बताया जाता है कि वो 5 कुंड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कुंड से वो जो है एक छोटी सी धार निकल कर बाहर आती है और जो निरंतर एक बड़ा रूप लेती हुई चली जाती है। इसके पीछे एक छोटा सा कथानक है, इसमें कितनी सत्यता है। कथानक केवल जो है विश्वास के लिए तैयार किए जाते हैं कि जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मार दिए गए तो प्रहलाद को जो है पश्चाताप हुआ कि मैं अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी हूँ। तब वो दुखी थे तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, इनके खून से जो खून निकला उससे ये पर्वत बनेगा और उससे जो नदी निकलेगी वो बहुत पवित्र होगी और वो तुम्हारे जो तुम्हारे ऊपर जो पाप है, ये जो विचार है, उसको सबको धो देगी। तो ये बताते हैं कि उसके हिरण्यकश्यप के खून से जो वहाँ जमा हुआ उससे वो पर्वत बना और उससे ये नदी निकली। इस तरीके की कहावत उसके अंदर है। ये निश्चित है कि हम लोग भी मानने लगे हैं, पालीवाल साहब भी मानने लगे हैं, मैं तो बहुत अधिक मानने लगा हूँ। जैसे कि 4 मंडली को हम देखते हैं और वहाँ जो एक बावड़ी है उसको भी बिल्कुल एक ऐसा मानते हैं कि वहाँ भी कोई देवी जो है शक्ति है। और जब हम 4 मंडली में पहुँचते हैं तो वहाँ एक अलग अनुभूति होती है, बिल्कुल सात्विक अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और शायद ये उसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में वहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ आने लगे। बेतवा की बात जो कोई कभी सोच नहीं सकते थे, उस बेतवा की बात हो गई। 7 दिन उसकी परिक्रमा हो गई, तो पूरी मतलब उसका पूरा यात्रा हो गई और बिना किसी मदद के। ये भी नहीं सोचा कि कल सुबह का नाश्ता कैसे होगा, खाना कहाँ से आएगा, क्या नहीं आएगा। और जहाँ तक उम्र का सवाल है तो जितने लोग उसमें थे
ज़्यादातर सब सीनियर सिटीजन ही थे और उनमें ये ताकत आती रही, तो ये तो कोई देवी शक्ति है, इसमें तो नहीं। और हम तो विदिशावासी उसी के किनारे बसे हुए हैं, और 21 साल से मैं रोज निरंतर बिना उसके नागे के वहाँ हम जाते हैं और काम करते हैं, तो उसकी तासीर को मैं समझ सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। पालीवाल साहब ने बहुत पौराणिक चीजें बताई। यहाँ ये माना जाता था कि यहाँ के इसके पानी से कोढ़ ठीक हो जाता है। लोग ये बताते हैं कि यहाँ श्रवण कुमार निकला यहाँ से अपने माता पिता को लेकर। कालिदास ने मेघदूत लिखा, बाणभट्ट ने यहाँ अपने अग्निमित्र मित्रम और वो सारे ग्रंथ लिखे। वेस नदी यहाँ वेस नगर हुआ करता था, विदिशा के उस पार बीच में बेतवा थी, उस तरफ वेस नदी और वेस नगर हुआ करता था जो राजधानी हुआ करती थी। उदयगिरी की केप्स यहाँ हैं जो गुप्तकालीन है, 1500 साल पुरानी है। हेलियोडोरस स्तंभ जो है वो 2000 साल पहली बीसी का है हेलियोडोरस स्तंभ। तो विदिशा जो है, जहाँ इतिहास हम पौराणिक इतिहास में जाते हैं, वहाँ अशोक की राजधानी, अशोक की ससुराल सांची रही, जहाँ से बिल्कुल सांची जो विश्व धरोहर है, वहाँ से बेतवा बिल्कुल उससे लगकर निकलती है। तो ये जो पालीवाल साहब ने भीमबेटका का बात की, उसके अलावा बिल्कुल रायसेन की जो पहाड़ी है, इनको इस पहाड़ी पर जो शैल चित्र है वो हजारों साल पुराने हैं, और विदेशों से लोग आकर उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरा क्षेत्र जो है ये काफी महत्वपूर्ण रहा है। और जब बेतवा आगे जाती है तो बुंदेलखंड तो पूरा ऐतिहासिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा हमारे, चाहे वो मुगलों का काल हो, चाहे वो अंग्रेजों के से स्वतंत्र संग्राम का समय हो। तो इस तरीके से ये बेतवा पे आज की तारीख में 5 बड़े बड़े बांध, जो 2 तो राजघाट और माता टीला तो बहुत बड़े बांध हैं कि जो काफी बड़े क्षेत्र को बिजली और पानी देते हैं। तो इस बेतवा को यही प्रश्न ये उठता है, जो हमारी चिंता का विषय ये है कि इतना महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए ये नदी होने के बावजूद भी हम गंगा की, यमुना की, नर्मदा और बातें करते रहे, लेकिन बेतवा पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। बेतवा और चंबल को उस तरीके से, चंबल पे भी चलिए वहाँ एक प्राधिकरण बना हुआ है, नर्मदा पे एक प्राधिकरण बना हुआ है, लेकिन बेतवा को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये जो है खास तौर से बुंदेलखंड के लिए, जहाँ हमेशा सूखा और उसकी वजह से उस क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही होती है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इस यात्रा के दौरान जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हमको ये जानने को मिला, ये बात हुई कि इस यात्रा के बाद जो इसका समापन हुआ, तो विदिशा जिले के सारे अधिकारी, जनप्रतिनिधि उसमें उन्होंने वह शामिल हुए, और ये चेतना बनी कि जब बाहर के लोग, राष्ट्रीय लेवल पे लोग जो है इसकी चिंता कर रहे हैं, तो हमको कुछ करना चाहिए, यहाँ भी कुछ होना चाहिए। उनको वो सोते हुए थोड़े से जागे, ये बात, इसका प्रतिफल थोड़ा बहुत ये माना जा सकता है। लेकिन राजनेताओं पर विश्वास करना माने तो मेरे ख्याल से बहुत बड़े धोखे में रहना है। जब तक कि जो उद्देश्य से हम लोग निकले, हमने इसके बाद भी, यात्रा के बाद भी लगातार कुछ महीने तक कई जगह हम और पालीवाल साहब दोबारा उन गांवों में गए जहां लोगों ने हमको अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग दिया था, वहां दोबारा उनको जगाने भी गए। कोशिश इसके बाद भी हम लोगों ने की, लेकिन हम लोगों की भी एक सीमा है कि हम कहाँ तक कितना कर सकते हैं।
तो फिर उसको कुछ कारण आ गए, बरसात आ गई, कुछ और कारण आ गए, नहीं कर पाए। मेरा व्यक्तिगत सोच ये है कि हम और आगे जाएं, हमारे 2 फेज अभी बाकी हैं, उसकी के साथ या उसके स्थान पर ये जो क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा बेतवा को नुकसान कर रहा है, प्रदूषित है, वो है उसके उद्गम से लेके विदिशा तक का। और ये हमारी हम लोगों की अप्रोच तक में भी आता है कि हम इसको यदि हम लगातार प्रयास करें तो यदि जन जागृति पैदा हो जाती है इस क्षेत्र में लोगों की, वहाँ जो आसपास रह रहे हैं उनके अंदर, ये एक आंदोलन बन जाता है, अभियान बन जाता है, आंदोलन ना बने अभियान बन जाता है, तो शायद सरकार के ऊपर कोई असर हो। जहाँ तक इसका सवाल है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है केन नदी को बेतवा से मिलाने का है, उसकी भी स्वीकृति हो गई है, लेकिन उसके भी 2 पहलू हैं कि उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा, बात की बात है। लेकिन जब तक यदि ये सफाई नहीं होती है जो उसका नुकसान हो रहा है, प्रदूषित हो रही है, तब तक बेतवा आगे जाके तो वो अपने आप विदिशा के बाद, विदिशा जिले से निकलने के बाद तो वो बहुत कलकल बह रही है उसको। लेकिन अभी चिंता वहाँ जो बुंदेलखंड के श्री संजय सिंह जो नदी पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो अभी विदिशा आए थे। उनकी चिंता ये है, हम लोग भी गए, अभी शायद पालीवाल साहब भी गए, अभी हम जब दोबारा ओरछा गए तो उसको वो टूरिस्ट सेंटर बना दिया गया, और वहाँ अंदर जो है फेरी और नाव चल रही है, और अब वहाँ पिकनिक होने लगी है। तो वो इतना बढ़िया क्षेत्र जो था, पवित्र क्षेत्र था, वो भी प्रदूषित हो रहा है, होने की कगार पर है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है, अब ये उल्टे काम किए जा रहे हैं बेतवा के ऊपर। इसको रोकने के लिए भी हम लोगों को काम करना चाहिए। बहुत कुछ और भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मणि जी इससे जुड़े हुए हैं, बहुत हमारे पूरे हिंदुस्तान से जो नदी और जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं, वो काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं। यदि हम सब मिलकर ये मंच बनाएं, अभियान चलाएं और बेतवा को मुख्य रूप से लेकर यदि काम करें, तो बहुत बड़ा शासन के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। वैसे अभी जो यहाँ एक मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनसे वो उनका ये कहना है कि हम लोग बेतवा के लिए काम करने वाले हैं। कोशिश भी की सरकार ने कुछ वहाँ एक दिन जाकर, लेकिन वो हम लोग देख कर आए, वो तो सरकारी तंत्र की वृक्ष तो लगा दिए, लेकिन सरकारी ट्री गार्ड नहीं लगा सकती है, तो फिर क्या मायने है उनको लगाने का। हम लोग उसकी देखभाल करके आए। तो इस पर यदि आज इस वेबिनार के माध्यम से यदि हम किसी इस मुकाम पर पहुंचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं कि इसको लगातार अखबार में या इसके आपके सोशल मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से इस तरीके के लगातार वेबिनार करके उसकी रिपोर्टिंग तैयार करके हम प्रसारित करें और समस्या को आगे ले जाएं, तो शायद ये बेतवा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। आपने मुझे मौका दिया, इस अभियान को शुरू किया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। कोई प्रश्न होंगे तो हम फिर उसका हम सब मिलकर उसका कोई हल खोलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चाहूँगा कि आदरणीय मणि जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो गोवा से विशेष रूप से बेतवा अध्ययन यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, और पहले 4 दिन वो बहुत सक्रिय हमसे जुड़े रहे, और बेतवा से पहले वो कोसी नदी और गोवा की नदियों के बारे में बहुत चिंतनशील रहे हैं। बेतवा के संबंध में उन्होंने क्या महसूस किया, मैं चाहूँगा आदरणीय मणि जी, एक्सपर्ट कमेंट भी होगा उनका एक तरह से, और सहयात्री के रूप में भी कमेंट होगा उनका। आभार कि उन्होंने बहुत जल्दी, आज ही ये कार्यक्रम का प्लान बना और उन्होंने सबसे पहले कहा कि
मैं इसमें जरूर शामिल होऊंगा। आदरणीय मणि सभाओं को प्रणाम। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। देश में झेलम से उत्तर में झेलम से लेकर दक्षिण में पेरियार, या फिर बागमती से लेकर तमिलनाडु में वैगाई, ऐसी सैकड़ों नदियों के बीच में बेतवा का जब अवलोकन हुआ, अध्ययन हुआ, जब इस यात्रा के माध्यम से 4 दिन बेतवा के साथ रहने का एक सुनहरा अवसर मिला, मुझे लगा कि जो कहानी झेलम की है, जो कहानी पेरियार की है, जो कहानी बागमती की है, जो कहानी वैगाई की है, आखिर उससे अलग बेतवा कैसे होगी। बेतवा के बारे में पहली बार मेरे ख्याल से 2000 साल के आसपास सुना था, जब भारत नदी जोड़ योजना के बारे में फिर से चर्चा शुरू हुई थी, और उसमें बेतवा केन रिवर लिंक प्रोजेक्ट की चर्चा तब आई थी, और तब से हम लोग बेतवा को जानने लगे। लेकिन मैं इस यात्रा के कारण मैं बेतवा और बेतवा के जनजीवन को करीब से देख पाया। बेतवा को मध्य भारत का या मध्य प्रदेश का गंगा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारत में हर नदी के साथ धार्मिक आस्थाएं जोड़ी गई हैं, और धार्मिक आस्थाएं वो पवित्रता का प्रतीक होती है, वो इंसानियत का प्रतीक होती है, क्योंकि नदी ने हम इंसानों को बसने का पहला सहारा दिया, और इसलिए उसके साथ पौराणिक कथाएं हर नदी के साथ जुड़ी हैं। देश में कहीं भी किसी नदी के तट पर जाएंगे तो उसकी कहानियों की, पौराणिक कथाओं की का अद्भुत भंडार है, और उसमें से फिर बेतवा अपवाद स्वरूप कैसे होगा। इन पौराणिक कथाओं वो सच्ची है या नहीं है, उस वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। उसके पीछे का मकसद यही था कि नदी के साथ में हमारा आस्थापूर्ण संबंध रहे, निष्ठा का संबंध रहे, और वो संबंध करीब 2 लाख साल तक हमने निभाया। लेकिन जब से ये आधुनिकता का भूत सवार हुआ, जिसका कुप्रभाव ये 590 किलोमीटर लंबी बेतवा पर नदी में भी दिखाई पड़ा, इसका जिक्र सम्माननीय पालीवाल साहब ने बहुत विस्तार से किया है कि क्या क्या कुप्रभाव है। उसमें नदी तो मुझे आईसीयू में दिखाई पड़ती है, नदी वो मर रही है, बाकी सभी नदियां मर रही है, और उसके नदियों के मरने का या नदियों के जल का आर्थिक दोहन करने का क्या दुष्परिणाम है, ये पूरा देश झेल रहा है, और आने वाली पीढ़ी के सामने भयानक संकट है। इसलिए बेतवा नदी के बारे में जो दर्द है, जो चिंता है, वो चिंता सिर्फ इस पीढ़ी तक के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, और उस आने वाली पीढ़ियों को हम एक पवित्र नदी, पवित्र बेतवा दे सकें, ये उस मकसद से वो यात्रा थी, और उस मकसद से आगे की भी चिंता रहेगी और रहनी चाहिए। बेतवा के बारे में, बेतवा में मैंने अभी पढ़ा कि बेतवा में 5 डैम बनाए गए। अब 590 किलोमीटर लंबी नदी पर अगर आप 5 डैम बनाएंगे, और उसके बाद में फिर ये बेतवा और केन का जो लिंक है, इसमें करीब 7 लाख ज़मीन को पानी मिलेगा, और उसमें से 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद। ये जो अनर्थ शास्त्र है, उसके वजह से भी संकट अभी और गहराने वाले हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो चर्चा यहाँ शुरू हो रही है, जिसे तिवारी जी ने ऑर्गेनाइज किया, मुझे लगता है कि ये चिंता हर घर तक पहुँचे, हर संगठन तक पहुँचे, हर व्यक्ति तक पहुँचे, क्योंकि नदी सिर्फ जलधारा नहीं है, नदी हमारी माँ है। खास करके हिंदू धर्म में जितने भी मंत्र पाठ हैं, उसमें नदियों को माँ कहा गया है। गंगा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और तमाम वहाँ स्थानीय नदियों को माँ का स्थान दिया गया है। तो हम उस माँ को
के साथ जो गलती हो गई अभी तक इस 100 साल में, उस गलती को समझें। जिसका दर्शन इस यात्रा में हम लोग को हुआ, उस गलती के प्रति हम जागरूक बने और पूरे 600 किलोमीटर के दायरे में जो बेतवा के संतान बसे हुए हैं, वो बेतवा को बचाने का संदेश दें। वो संदेश वो राष्ट्रीय हो, वो अंतर्राष्ट्रीय हो, जिससे नदी के आसपास रहने वाले जो होमोसेपियन हैं, वो एक बार फिर अपनी माँ का आलिंगन करें, अपनी माँ को बचाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मणि जी। अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ज़रूर वो पूछ सकता है। हरेंद्र कुमार लिख रहे हैं, शहर की रिपोर्ट कार्ड है नदी। बिल्कुल सही, शहर की नहीं, जो भी बस्ती नदी के किनारे बसती उस सब का। तो कोई प्रश्न अगर है, बीच में कोई साथी कुछ कहना चाह रहा था, अगर शुम किसी को उसको कोई बंद बात करो और कहनी है तो एकदम वो शांत कहे। और क्योंकि राम बाबू तिवारी का कोई हेलो नेटवर्क इशू। हेलो हाँ, यस प्रणाम सर। यस। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, असल में राम बाबू सर चुनार गए हुए थे और वहाँ फंस गए और उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, तो इस वजह से हमने पूरी रिकॉर्डिंग की है। तो आप सर कंटिन्यू कर सकते हैं, अब जिसका भी कोई क्वेश्चन आंसर हो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। तो कोई भी साथी अगर कुछ पूछना चाहता है या कोई सुझाव है या वो कोई योजना अपने क्षेत्र में अपनी नदी के बारे में बना रहे हैं, अ, बिल्कुल अब ये ओपन चर्चा के लिए। वो कौन सज्जन थे सर जो कुछ बताना अपना परिचय देना चाह रहे थे? हाथ उठाए थे। अग्रवाल जी थे, कोई अग्रवाल जी थे। वो लगता है खुद ही गायब हो गए हैं। जी, वो चले गए। हाँ, वही 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 समस्या है। कुछ लोग केवल इसलिए जुड़ते हैं कि बस वो अपनी बात कह के फिर वो निकल जाएं। सुनने के लिए भी धैर्य होना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने इस नदी की यात्रा अध्ययन के लिए, कोई जल्दबाजी नहीं थी हम लोगों को। 3 चरणों में किया, नहीं तो फटाफट एक चरण में भी पूरा कर सकते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नदियों का नुकसान क्यों हो रहा है, प्रकृति का नुकसान क्यों हो रहा है। हमें धैर्य नहीं रहा कि हमें फल देगा पेड़, हम पेड़ को ही काटने लगे। तो वही स्थिति जल स्रोत के रूप में हो गई कि हमने पहले, हमारे पूर्वजों ने नदी से ज़रूरत भर का पानी लिया। अब हम पूरी नदी को ही जल्दी से जल्दी सोख लेना चाहते हैं। किसानों की आपाधापी इतनी ज़्यादा रहती है कि पानी ख़त्म ना हो जाए, मैं ज़्यादा पानी खींच लूँ नदी का, भले ही उसके खेत में पानी की कमी नहीं है, लेकिन वो एडवांस में ज़्यादा पानी भर लेना चाहता है अपने खेत में। वही कारण है कि फरवरी में आते-आते ये नदी सूख जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई साथी कोई प्रश्न कर रहा है या कोई सुझाव कर रहा है। तो दीनानाथ जी कुछ हैंड रेज़ किया है। यस प्लीज़। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। ये सर हमारा ये सोचना है कि हम जैसे लखनऊ में हैं, गोमती नदी है। जी। आपकी आवाज़ कट रही है। अगर आप वीडियो बंद करके केवल ऑडियो चालू करेंगे तो शायद आवाज़ आए। मतलब कि चूना लगाया जाता था, ये सब सारी चीज़ें ताकि उसकी महक ना नहीं आने पाए। लेकिन हमारे दिल्ली का की सबसे प्रदूषित नदी है। ये हम लोगों का सर जैसे अभी आपने बताया है कि 5 डैम बन गए हैं इस पर जो है। ये डैम हमारे जो है जैसे झांसी में पानी का जो सप्लाई होता है, डैम से माता टीला डैम से आता है। तो हमारा शहरीकरण जो होता है पानी को सोख लेता है, जैसे कि गंगा नदी आकर शिवम कोई बाहर गया हुआ है क्या? आप अपना अगर वीडियो बंद करेंगे तो आवाज़ आएगी आपकी, आगे नहीं तो होती है। वीडियो। बाकी तो पानी जो लाइटर एक खरीदवाना था यार। बाकी तो नहरों से पानी निकाल दिया जाता है सिंचाई के लिए और पीने के लिए जो है सर। तो हम लोगों का जैसे अपने क्षेत्र में 4-6 किलोमीटर के एरिया में भी कोई संगठन बने और वहीं तक हम लोग उसकी रखवाली करें। और हमारी जो खेती होती है उसका सारा सिल्ट जो खेतों का बह करके जो है मिट्टी नदियों में जाकर पटान हो जाती है, उसकी जो है 1-1, 2-2, 3-3 मीटर तक ऊंचाई बढ़ जाती है।
जो नदी का मूल उद्देश्य होता है सर कि वो पानी को मतलब भूजल में मिला दे। पानी बह करके फिर समुद्र चला जाए, यह उद्देश्य नहीं होता है। वो हमारे भूजल को जो है रिचार्ज करे, वो उद्देश्य होता है। लेकिन सिस्टम हमारी जो गहराई कम होती चली जाती है, और प्रदूषण तो स्वाभाविक है, प्रदूषण तो शहरीकरण हो रहा है, खेती केमिकल की हो रही है, तो सारा प्रदूषण उसी में जाएगा। और सबसे ज्यादा जो है आर्सेनिक की मात्रा बढ़ करके वेस्ट बंगाल में, सारी नदियां जो जाकर के उधर की मिलती हैं, गंगा नदी जैसे महान बड़ी नदी, तो सारा आर्सेनिक यहीं गाजीपुर से शुरू हो जाता है सर। गाजीपुर बनारस मतलब यूपी का लास्ट है। और आपकी एक तो आवाज़ बार-बार कट रही है, और दूसरा क्योंकि अब हम बेतवा पे चर्चा कर रहे थे, अब क्योंकि गोमती ये तो सबको पता है क्या होना चाहिए, लेकिन अपने-अपने क्षेत्रों में से तो नदी का जो है लेवल घटता जा रहा है। वो ये सारी चीज़ें यादव जी सबको पता हैं, ये सारे आजकल इंटरनेट होने से सब सूचनाएँ, समाधान सब जानते हैं, जी लेकिन करना नहीं चाहते। असली समस्या तो ये है कि देखिए जिस तरह से हम लोगों ने बेतवा का यहाँ पे शुरुआत किया, तो लखनऊ के लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वो गोमती की चिंता करें, और वो फिर बाहर के लोगों को भी बुलाएँ, जैसे हम लोगों ने बुलाए थे बाहर के लोगों जी को। जी जी तो उसका उद्देश्य यही था कि सब अपनी-अपनी नदियों की चिंता करें। गंगा की चिंता गंगा वाले करें, गोमती की चिंता गोमती वाले करें, और जैसे उन्होंने बताया पेरियार नदी की चिंता केरल वाले करें, और झेलम की चिंता जम्मू कश्मीर See, वाले earlier करें। this month, इस I had been इस invited by यात्रा the में Govind Ballabh Pant अलग-अलग प्रदेशों Institute of के Social लोगों को Sciences, बुलाने which का is हमारा affiliated to the हमने पहले ही उनको Allahabad बता दिया था University, कि हम and ये had gone चाहते there हैं to give कि a इस talk. यात्रा में जो भी आप सीखें, जो भी देखें, महसूस करें, उसको आप अपने जगह जाके रेप्लिकेट करने की कोशिश कीजिए। ये हमारा विनम्र अनुरोध सबसे था। तो मैं चाहता हूँ आप गोमती के लिए आप एक शुरुआत कीजिए, भले ही शुरू में आपके 4 साथी जुड़ें, हो सकता है वो फिर 40 हो जाएँगे, 400 हो जाएँगे, और क्या पता हम में से ही कोई, जब आप ऐसी यात्रा निकालेंगे तो हम लोग आएँगे। और ये जो राम बाबू तिवारी जिन्होंने ये आयोजन आज का किया, वो तो आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं रहने वाले। तो जान पहचान है सर, वो संजय सिंह से भी जुड़े हुए हैं, राजेंद्र सिंह जलपुर से उनसे जुड़े हुए हैं। तो और इसलिए इसलिए उसकी चर्चा एक दिन गोमती की ही चर्चा कीजिए, लेकिन मेरा मानना ये है चर्चा से पहले कुछ कर लें, क्योंकि हमने इस नदी की यात्रा शुरू करने से पहले, आज वो हमारे साथी जुड़े नहीं हैं, प्रोफेसर अरविंद द्विवेदी, वो प्रोफेसर हैं एक डिग्री कॉलेज में और एनएसएस के इंचार्ज हैं। वो 2 महीने तक अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरी मोटरसाइकिल से नदी के किनारे-किनारे घूमे, सारे गाँव का डाटा बनाया, किस गाँव में कौन सरपंच है, कितने स्तर का स्कूल है, सारा डाटा हमारे पास 2 महीने उन्होंने घूम-घूम के तैयार किया। वो एक बहुत बड़ा स्तंभ थे हमारे। तो हम आपको तरीका बता सकते हैं कि आप अपनी गोमती नदी के लिए कैसे शुरुआत करें। अ, वो अनुभव जो हम लोगों ने अर्जित किया इस यात्रा के माध्यम से, हम सबको ओपनली साझा करना चाहते हैं। आप एक बार शुरू कर दीजिए, आप हमें सूचना दे दीजिए कि हम 10 लोग इस अभियान को शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, और बिल्कुल आप 2-3 महीने की तैयारी के बाद, मुझे लगता है 3 महीना की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए हमको, ग्राउंड वर्क, कि कौन-कौन से गाँव में रात को रुक सकते हैं, या किस कस्बे में धर्मशाला में यात्री रात को रुक सकते हैं, उनके भोजन की, सादा भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल, अब हम लोगों को इतना अनुभव हो गया है कि किसी भी नदी की यात्रा में कोई भी अगर पूछना चाहे तो हम समस्या क्या आएँगी, वो भी एडवांस में बता सकते हैं। कैसे उनका हल निकलेगा, वो भी अपनी यात्रा के अनुभव से हम लोग साझा कर सकते हैं। जब भी आप लोग चाहें हमसे अलग से भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। मणि जी। बहुत
हैं? जी। बहुत बड़ा काम न भी करें तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन कम से कम हम जहाँ पर हैं, जिस इलाके में हमारा काम चलता है, उन इलाकों के नदियों की यात्रा करें, उन इलाकों के नदियों को हम बहुत गहराई से जानें, समझें, उसकी क्या चुनौती है, क्या समस्या है, क्या संभावनाएं हैं, उस पर विचार मंथन चले। उस आसपास में जो छोटी छोटी नदियाँ थी उसकी क्या स्थिति है, वो मर गई, भर गई, या उसमें कुछ जान बची है। तो अगर अगर एक एक संगठन, जो साथी यहाँ जुड़े हैं, अगर एक एक संगठन 10 किलोमीटर का इलाका भी अगर तय कर ले कि भाई हम अपने कार्य क्षेत्र के 10 किलोमीटर के इलाके में उस नदी की मॉनिटरिंग करेंगे, उसका संकलन करेंगे, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, उसके बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मुझे लगता है कि साल 2 साल में काफ़ी जानकारी फैलेगी, लोगों में चेतना भी आएगी, लोगों में चिंता भी बढ़ेगी, और शायद इसमें से कोई बड़ा काम भी उभर कर आएगा। तो इतना तो करना ही चाहिए, और शायद आप लोग कर भी रहे होंगे। बिल्कुल बहुत सही। यही हम कहते हैं कि छोटी-सी शुरुआत करनी है। जैसे हम लोगों ने बिल्कुल एक आइडिया आया था हमारे और डॉक्टर साहब के बीच संवाद में कि हमें अपने आस-पास की नदी की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ऐसे करते-करते इतना बड़ा कार्य हुआ, हम लोगों को सच में इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से इतने साथी जुटेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश से भी साथी थे, हरियाणा से थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा से अपने मणि जी थे, उत्तराखंड से बच्ची सिंह बिष्ट जी थे। तो ऐसे करके एक बहुत अच्छा कारवां बना, और स्थानीय लोग तो सबसे ज़्यादा। तो ये शुरुआत एक तरह से और बहुत से ऐसे भी जल संरक्षण के कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जिनको बहुत सारा पैसा मिल रहा है सरकार की तरफ से, कंसल्टेंसी मिली हुई है। अभी मैं आज एक रिपोर्ट किसी ने साझा की है C&AG की, उसमें लेक्स के ऊपर सर्वे के ऊपर 15 करोड़ किसी एजेंसी को दिए हैं सरकार ने, और उसमें लिखा है कि वो सर्वे तो ठीक से हुआ ही नहीं, मतलब उसमें आधा अधूरा हुआ है। तो बहुत पैसा भी वेस्ट हो रहा है, और हम लोगों की इस यात्रा में किसी का ना किसी से कुछ लिया, और स्वेच्छा से जिसने जो खर्च वहन किया वो खर्च वहन किया। एक रात पहले सारे सहयात्री, वो 4 मंडली हम लोगों के गांधी ग्राम सेवा केंद्र में रुके। एक रात डॉक्टर साहब के घर में सब लोग रुके विदिशा में यात्री, और एक रात जो गंज बासोदा के साथियों ने एक व्यवस्था की। ऐसे एक जगह जो रायसेन जिले में एक व्यवस्था हो गई। तो ये कर के एक रेस्टोरेंट चलाने वाली एक महिला ने 2 दिन लंच भेजा सब लोगों का, यात्रियों का। तो ऐसे ऐसे करके ये यात्रा पूरी हो गई, और हम लोग तैयार थे कि अगर कहीं से कोई भोजन की व्यवस्था भी नहीं होगी तो हम लोग अपनी जेब से खर्च करके खाएँगे उस दिन। और जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो दूसरा उसको साझा कर लेगा। ये इस उससे निकले थे कि बिल्कुल एकदम मुक्त होके कि कहाँ से पैसा आएगा, कितना खर्च होगा, ना कोई एस्टीमेट बना यात्रा का, और ना कोई किसी को हिसाब लेना, ना देना, सब ऐसे ही ये पूरी यात्रा। ये इसका मुझे लगता है सबसे ज़रूरी पहलू यही हुआ, क्योंकि जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, हम सब कहते तो हैं कि जन आंदोलन बना दें, जन अभियान बना दें, फिर उसका चंदा इकट्ठा करते घूमते हैं, तो उसी में सारा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो ये शायद मणि जी भी इस बात से स्वीकार करेंगे, उन्होंने भी देखा है कि किस तरह से पता ही नहीं चला कि कैसे सब। हाँ, कमियाँ भी रही व्यवस्थाओं में, भई जिसने जैसा आतिथ्य भाव दिखाया, जैसी जिसकी क्षमता थी, उसके हिसाब से उसने कर दिया। काम अब काम काम वही टिकता है जिसमें जन सहभागिता है। जी, जी, जी। और अच्छे काम के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। कमी नहीं होती है। बिल्कुल इस यात्रा में कई दिन तो हम लोगों ने लंच में केवल वो पूरी सब्जी आलू की खाई, मतलब कोई मिष्ठान नहीं, कोई अचार नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल। और वो
थोड़ा पैदल चलने के बाद वो इतना अच्छा लगता था, वो खाना भी मतलब इतना पौष्टिक लगता था ना कि उसका क्या कहा जाए। इसका क्या अपन इसमें आज की वेबिनार का क्या निष्कर्ष मान के चले, और भविष्य के लिए इसमें क्या योजना है, कुछ तय करेंगे या ये बस आज के लिए है? देखिए, क्योंकि इसमें कुछ युवा भी जुड़े हैं और मुझे लगता है कि इनकी जिम्मेदारी हमसे भी ज़्यादा है। अ, हम लोग अब अपनी उम्र के हिसाब से भी अपने अनुभव ज़्यादा दे सकते हैं और इनके साथ भी चल सकते हैं, लेकिन मशाल अब इन युवाओं को लेनी होगी। तो इन्होंने ये रिकॉर्ड किया है, उदित जायसवाल सर इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद ये अपने अपने समूहों में साझा करेंगे, तो हम प्रतिक्रिया भी चाहेंगे। अ, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि हमारे कुछ युवा साथी कुछ प्रश्न भी करते आज हमसे। तो सर इसको मैं मणि जी भी है, अपन माह में एक दिन कम से कम नदी पर ही ये चर्चा करें सर, इस तरह से वेबिनार राष्ट्रीय स्तर पर या लोगों को जोड़ के जो। हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग सब क्या कर सकते हैं, ये सब साथी हम इनको बता भी देंगे कि हम लोग जो हर संडे वेबिनार करते हैं, और उसमें नदी भी एक प्रकृति का हिस्सा होती है, गांव भी होता है, जैविक खेती भी होती है। तो महीने में एक हम नदी पे भी कर सकते हैं, 3 हम दूसरे मुद्दों पे कर सकते हैं और नदी में हम झील भी शामिल कर सकते हैं, तालाब भी शामिल कर सकते हैं। तो जल स्रोत उसको अगर हम कहें तो महीने में जो हम 4 वेबिनार करते हैं और किसी महीने तो 5 हो जाते हैं, 5 संडे जब आते हैं, तो उनमें से एक हम इनको दे सकते हैं। और उस वेबिनार में जो जल से जुड़े हुए लोग हैं, जो नदी से जुड़े हुए लोग हैं, उन समूहों में भी हम पहले से डाल सकते हैं कि अगले संडे का वेबिनार हमारा ये बेतवा नदी और बाकी जल स्रोतों को संबोधित होगा। तो ये किया जा सकता है। और अगर कोई किसी साथी का प्रश्न नहीं है, तो मैं उदित जायसवाल से चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा अपना परिचय बाकी साथियों को दे के और वो आभार प्रदर्शन करके आज का ये वेबिनार शिवम समाप्त एकदम करें। शांत उदित रहना, ठीक। जायसवाल। प्रणाम सर। सर जी। हमारा नाम उदित जायसवाल है। अभी हम एमबीए रूरल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से। सर आप दोनों की बात और सर जितने भी लोग आज वक्ता थे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली राकेश सर एंड सुरेश सर, सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बेतवा नदी के बारे में इतना कुछ जानने के लिए। असल में सर हम अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं, हमारा होम टाउन। वहाँ पे एक नदी है तमसा, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है कि वो राम जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो सर उसका भी कुछ हाल बेतवा जैसा ही है, वो धीमे धीमे नाले का स्वरूप लेते जा रही है। और आज के वेबिनार से हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि उस पे हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ जिससे वो सही हो पाए। थैंक यू सो मच सर, आप लोग का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत सुंदर। और हमें उम्मीद है कि कम से कम आज के वेबिनार से जो डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि एक नदी की तो शायद दशा और दिशा कुछ सकारात्मक रूप से बदलेगी और दीनानाथ जी शायद गोमती नदी के लिए कुछ करेंगे। तो अगर एक वेबिनार से 2 नदियों के बारे में कुछ सुंदर सोच निकलती है, तो मुझे लगता है ये इस वेबिनार की सार्थकता होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल कुमार कुछ कहना चाहते हैं? जी जी सर जी, मैं चित्रकूट से हूँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। कहाँ से हैं आप अनिल भाई? मैं चित्रकूट। चित्रकूट से। वेरी गुड। जी जी जी। मैं ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को अब जो वक्त चल रहा है, नीत के साथ नीत तो बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन नियत ठीक करने का वक्त आ गया है। हम लोगों को अपने से नियत ठीक करनी पड़ेगी। नीतियां तो बनती हैं, चलती हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन प्रकृति के लिए जो हम काम करें, जल जंगल जानवर, वो हम लोगों का ही काम रहे। यही मेरा कहना है। और मैं प्रकृति इसमें के हम साथ मिलके। इसमें हम सबसे पहले आपको ये कहेंगे कि सबसे पहले हम अपनी नीयत ठीक करें। हम जी जी, शुरुआत यही करें। मैं। हम क्योंकि बाकी सबसे हम अभी उम्मीद ना करें। हम एक छोटी सी
दीपक जलाएं। और आप चित्रकूट में हैं तो चित्रकूट में तो मंदाकिनी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी 10-15 साल पहले भी। मुझे लगता है जब मैंने देखा था उसको, वहाँ भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब शायद पता नहीं पहले से और खराब हुई है या बेहतर जी, हुई है। पहले तो से बेहतर हुई। हम लोगों ने उसकी जो स्टडी किया है, राम बाबू जी के साथ मैंने उनकी पूरी स्टडी किया है, जहाँ ये मंदाकिनी से उद्गम स्थल से, माँ मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है अनुसुईया जी के आश्रम के पास से, और ये जाके यमुना नदी में जाती है खोपा के पास, वहाँ तक हम लोगों ने पग यात्रा किया है, स्टडी किया है। नहीं, पद यात्रा से ही केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अपनी यात्रा में जगह जगह साफ सफाई अभियान भी चलाया, और जहाँ पे जो लोग अभियान चला रहे थे उनके साथ जुड़े और उनको और उत्साहित किया कि इसको हम खराब ना होने दें। अब मैं चाहूंगा हरेंद्र कुमार भी कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये सब चीजें निकल के आ रही हैं। और अ, सभी को प्रणाम। मैं रांची से हूँ अनिल कुमार। हमारे यहाँ भी स्वर्णरेखा नदी गुजरती है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति दयनीय है। और हम लोग यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो प्लांटेशन और ये सब एक एनजीओ के तहत जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलकर ये सब बातें रखें और उनकी जितना हो सके यात्रा करें। और आपके सहयोग अगर लगेगी तो आपके पास आएंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि इस बात को जाए। और दूसरी बात सर, कि जैसे हम लोग नदी सफाई की बात करते हैं, तो हमें नदी गंदी क्यों होती है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा है। हम अपने घरों से कितना कंट्रीब्यूट करते हैं नदी की गंदगी में, कितने हार्श केमिकल और कितने ये केमिकल हम अपने जीवन में यूज करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं से वो फिर नदी में बहती है, नालों में बहती है और फिर वो आती है। उसके लिए भी जैसे मैं बायो एंजाइम यूज करता हूँ, कहा जाता है कि 1 लीटर बायो एंजाइम 1,000 पानी को शुद्ध कर सकता है। मैं अपने कपड़े धोने का, अपने नहाने वाने में वो बायो एंजाइम एटलीस्ट वो केमिकल तो नहीं, वो हार्श केमिकल तो नहीं। इस तरह के कुछ ऑप्शन, कुछ रिसर्च टीम या किसी और लोगों से हम लोग जुड़े हैं और इस बात की चर्चा आगे करें कि कैसे कम से कम अपने स्तर से कम ये सब केमिकल का यूज करें। बिल्कुल, बहुत हरेंद्र अच्छी। जी, हरेंद्र जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है। और अपने घर को नदी से जोड़ने का एक अच्छा अभियान पूना में जीवित नदी फाउंडेशन की ओर से चल रहा है। अगर आपकी रुचि है तो मैं आपको उनसे जोड़ दूंगा। उन लोगों ने उनका अभियान यह है कि जब तक घर से विष खत्म ना होगा, घर से प्रदूषण खत्म ना होगा, तब तक अपनी नदियां नहीं बचेगी। बहुत अच्छा अभियान है और उसमें पूरे शहर के लोग जुड़े हैं। तो से स्वर्ण रेखा तो झारखंड की एक प्रकार की, एक जमाने में बहुत संपन्न नदी हुआ करती थी। अब तो वो मृत हो रही है, क्योंकि दामोदर की एक उपधारा है। झारखंड में कई लोग हैं जो स्वर्ण रेखा के आसपास काम कर रहे हैं, तो उनसे भी नेटवर्क बन सकता है। अनिल जी चित्रकूट से जुड़े थे। चित्रकूट में शायद अभिमन्यु भाई हैं जो वहाँ के नदियों के सवाल पे काम करते हैं। तो आपस में नेटवर्किंग भी हो तो काम करना और आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि देखिए झारखंड से वो अपनी नदी की चिंता कर रहे हैं। अनिल अपनी चित्रकूट में मंदाकिनी की चिंता कर रहे हैं। उदित ने तमसा की चिंता जताई, दीनानाथ जी ने गोमती की। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब साथी अगर हमारे संडे वेबिनार में जुड़ने लगे तो संडे वेबिनार में हम हर संडे को 4 साल से जो वेबिनार करते हैं उनमें प्रकृति, पर्यावरण, अगर अगर आप उससे जुड़ेंगे तो आपको 1 महीने में 4 वेबिनार से बहुत चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी। आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें हर क्षेत्र से समाज सेवी जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छी ये चर्चा रही, और प्रश्न उत्तर से तो ये और अच्छा हो गया है। सुमन लता कुछ कहना चाहती हैं अब। बस ये अंतिम प्रश्न लेंगे। यस, यस सुमन। नमस्कार सर।
सर मैं सुमन लता हूँ, कानपुर से हूँ बेसिकली मैं। और यहाँ पर हमारी टीम है जो कि गंगा पर काफी काम कर रही है, अभी नमामि गंगे के साथ भी कर रहे हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटीग्रल डेवलपमेंट फाउंडेशन, तो हम लोग भी नदियों पर ही काम कर रहे हैं। और खास तौर पर जो नदियां विलुप्त हो गई हैं, जो कि गंगा नदी को कंट्रीब्यूट किया करती थी, जोड़ के रखती थी गंगा नदी को, और उसके पानी को कभी कम नहीं होने देना या फिर जो निरंतरता है उसको बनाए रखना, तो उसको करती थी। तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे नून नदी है जो कि धीरे धीरे अब विलुप्त हो रही है, जहां से उसका उद्गम था वहां से अब वो खत्म हो चुकी है। और जितना पानी है वो कहीं और से आ रहा है, गांव से होते हुए उस नदी तो नहीं कह सकते अब उसको, इतनी गंदी हो चुकी है कि नाले के बराबर हो चुकी है। तो उसमें कहीं ना कहीं से पानी उसमें आ रहा है अभी भी। तो इस तरह से हम जो गंगा नदी से जुड़ी हुई नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं जहाँ से पानी उसमें जुड़ती है, उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ रिसर्च बेस यानी कि सर्वे करना, डेटा कलेक्ट करना कि उनकी जैव विविधता क्या थी गंगा नदी की, और पिछले अभी अगले 10 सालों में कितनी कम हुई है, उन जैव विविधताओं में कितनी कमी आई है। खास तौर पे जो उसके आसपास के पौधे हैं या फिर उसमें जैसे कछुओं की संख्या हो गई और ये सब, तो ये सब कैसे कम हुए हैं, कितने कम हुए, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही हम चाह रहे थे कि आपने बताया कि हर हफ्ते आप इस तरह से एक वेबिनार कर रहे हैं, तो हम बाकी और भी राज्यों में किन किन नदियों में किस तरह की जैव विविधताएं हैं उसके बारे में जानने की एक इच्छा है हमारी। तो हम चाहेंगे कि अगले आने वाले वेबिनार में आपसे जुड़े, और आपका जो जैव विविधताओं का है ये एक सेशन जरूर हो इन सीरीज में। जैव विविधता पे तो हमारे ज़्यादातर होते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ पे लिख दिया है कॉल मैसेजेस में, 9406717120। आप लोग इस नंबर को नोट करके मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे अपना नाम, कहाँ से हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, इतना लिख के भेज देंगे तो मैं आपको, आप सब लोगों को उससे जोड़ दूँगा। अभी मिस्टर प्रभु मुजालदे ने अपना नंबर लिखा है, उनको हम इससे जोड़ देंगे, उनको भी हम इससे जोड़ देंगे, और जो भी साथी हमको मैसेज करेंगे उन सबको हम जोड़ देंगे। तो उनको सैटरडे को ही लिंक मिल जाया करेगा संडे वेबिनार का। और जैव विविधता तो उसका एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि नदियाँ भी तभी बचेंगी, प्रकृति भी तभी बचेगी और हम लोग भी तभी बचेंगे जब जैव विविधता बची रहेगी, जब ये पूरी प्रकृति बची रहेगी। क्योंकि अकेले नदी को भी बचाने से जीवन नहीं बचेगा। नदी तो प्रकृति से निकल रही है, वो तो कोई पहाड़ से निकल रही है, कोई जंगल से निकल रही है, या तो बर्फ से निकल रही है, या बरसात के पानी जमा होके धरती के नीचे से निकल के आ रहा है। वो दो ही स्रोत हैं नदी को बचाने के। तो प्रकृति को हमें, पूरी प्रकृति को बचाना पड़ेगा नदी को बचाने के। ये नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9406717120। ये इस नंबर पे जो भी मुझे मैसेज करेगा अपने नाम के और जगह के साथ, हम उनको उस बड़े समूह में जोड़ देंगे जिसमें देश भर की 60-70 संस्थाएं और 200 के आसपास समाज सेवी विभूतियाँ जुड़ी हैं जिससे, और हर संडे को हम लोग उसका वेबिनार करते हैं। तो सर थैंक यू सो मच सर। आप इसी के साथ उदित, आप भी अपने समूह में ये मेरा नंबर मेरे बिल्कुल नाम सर, के बिल्कुल साथ सर्कुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बिल्कुल सर। समूह ओपन है सबके लिए, बस हम केवल राजनीतिक बातें समूह में नहीं करते हैं। ओके सर, ओके बाकी समाज से जुड़ी हर समस्या के पे हम लोग चर्चा करने के लिए, चाहे वो शिक्षा है, चाहे ग्राम विकास है, स्वास्थ्य है, प्रकृति है, पर्यावरण है, नदियाँ हैं, जंगल है, उन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं रेगुलरली, जो 4 साल से रेगुलर चल रहा है। सभी ओके। का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।